जल्दी जल्दी जुड़ो। ठीक है, नमस्कार, नमः राम राम, जय श्री राम, जय माता दी, जय भगवान, सब कुछ जो जिस धर्म का है सबका उसी में नमस्कार। ठीक है, चलो तो अभी 2 मिनट है, सब लोग जुड़ो। आज थोड़ा सा क्लास उन लोगों ने लगाई नहीं थी, इस वजह 10 मिनट लेट क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चलो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है? मैं भी बढ़िया हूं। चलो क्लास स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जल्दी जल्दी क्लास में आ जाओ सब लोग, जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ो, जल्दी फटाफट आ जाओ क्लास में सब लोग। गुड मॉर्निंग जी, स्टार्ट करें। चलो तो आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ने वाले हैं? करंट इकोनॉमी, वर्तमान अर्थव्यवस्था का परिदृश्य, वर्तमान अर्थव्यवस्था परिदृश्य। ठीक है, वर्तमान अर्थव्यवस्था का परिदृश्य। आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सब लोग फटाफट इसके साथ जुड़ो। पहले आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, बहुत ज्यादा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास से कम 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। चलो फटाफट सब लोग जुड़ जाओ। आज बच्चे कहां चले गए? तो आज पहली हेडिंग आपके लिए है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट। ठीक है, पहली हेडिंग है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023। ठीक, अब ये रिपोर्ट क्या बताती है आइए देखते हैं। ये रिपोर्ट क्या बोलती है आइए देखते हैं। ये रिपोर्ट बोलती है कि भारत में बहुत सारी चीजों का उत्पादन, ठीक है, अगर हमारे देश में, ठीक है, 230 मिलियन दुग्ध उत्पादन होने का अनुमान है। कितना? 230 मिलियन टन। 230 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन का अनुमान है। ठीक है, पहली चीज 230 मिलियन दुग्ध, ये पहली चीज नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहली चीज आपको ये पता चल गई। ठीक है, और सबसे बड़ा मिल्क प्रोडक्शन किसके पास है? सबसे बड़ा नंबर 1 जो उत्तर प्रदेश प्रथम मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट है, दुग्ध उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश पहला मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट है, याद रखिएगा।
ठीक है, फटाफट नोट करते हुए चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। आज की क्लास सांख्यिकी रिपोर्ट, इट मींस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन या एनिमल प्रोडक्शन। आज सब बच्चे कहां चले गए? आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो फिर आगे देखेंगे, जल्दी से नोट कर लिया। अब आगे बात करते हैं अंडा उत्पादन में। अंडा एक प्रोडक्शन में, अंडा उत्पादन में कौन सा राज्य बेहतर स्थिति में है? अंडा उत्पादन में कौन सा राज्य बेहतर स्थिति में है? ठीक है, तो अंडा उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक प्रोड्यूसर कंट्री जो स्टेट है, वो आंध्र प्रदेश क्या है नंबर 1 है। आंध्र प्रदेश क्या है? नंबर 1 पर है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं मांस के उत्पादन में। ये डेटा आपको साल भर हेल्प करेगा, कोई भी एग्जाम दोगे। मांस उत्पादन यानी मीट प्रोडक्शन, इसमें कौन सा स्टेट नंबर 1 है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, प्रथम स्थान। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप समीक्षा अधिकारी, आरओ, एआरओ, ठीक है, और बीपीएससी, बीएसएससी, कोई भी एग्जाम दोगे सब जगह ये हेल्प करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुल ऊन उत्पादन में। कुल ऊन उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? तो राजस्थान को प्रथम स्थान मिला है, फर्स्ट पोजीशन। किसको मिला है? राजस्थान को पहला स्थान मिला है। ठीक है, याद रखिएगा किसको मिला है। हाँ, आज क्या था? नहीं, मुझे लेट नहीं हुआ, उन लोगों ने क्लास नहीं लगाया था बेटा, उन लोगों ने क्लास नहीं लगाया था। ठीक, इसीलिए शायद बच्चे आज नहीं है। ठीक है, चलो तो ये सब नोट करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नोट हो गया बच्चा? ठीक है, आगे बात करते हैं एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट। एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट, एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसमें क्या बोला गया है कि 2000 से 2022 के बीच में, यानी कि वर्ष 2000 से 2022 के बीच में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि हुई है। क्या बढ़ा है? पर कैपिटा इनकम। ये क्या होता है? पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति कितना जो कमा रहा है पैसा, उसमें उसकी आय में वृद्धि हुई है, ये बोला गया है इसमें। ठीक, क्या वृद्धि हुई है? ठीक है, क्या वृद्धि हुई है ये बात करते हैं। तो पहले कितना लोग कमाते थे? $442। पहले लोग कितना कमाते थे एक साल में? $442। और अब कितना कमा रहे हैं? $2389। $2389 प्रतिवर्ष। $2389 अब हिंदुस्तान के लोग प्रतिवर्ष कमा रहे हैं। पहले ये $442 कब कमाते थे? 2000 में, वर्ष 2000 में। और अब कितना कमा रहे हैं? यानी 2022 में कितना कमा रहे हैं? 2022 में कमा रहे हैं $2389। तो $1 को 75 से गुणा कर लो, उतना पैसा हम लोग कमा रहे हैं इनकी रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, और 2000 से 2000, और इसमें देखिए क्या बोला गया, 2003 से 2019 के बीच जो गरीबी थी वो 40% पॉवर्टी थी, गरीबी थी,
वो अब घटकर कितनी हो गई वर्तमान में? वर्तमान में गरीबी भारत में कितनी रह गई? इनकी रिपोर्ट के हिसाब से 10% गरीबी बची है। ये जब भी रिपोर्ट याद करना तो एशिया प्रशांत की रिपोर्ट है, ये एशिया प्रशांत मानव विकास की रिपोर्ट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है। ठीक है, क्लियर है? हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब विश्व बैंक की प्रवासन रिपोर्ट, अगली रिपोर्ट है विश्व बैंक की प्रवासन रिपोर्ट। बेटा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक प्रवासन रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन रिपोर्ट, विश्व बैंक प्रवासन रिपोर्ट। ठीक, विश्व बैंक प्रवासन रिपोर्ट 2023, इसमें कहा गया, ठीक है, कि इस साल 2023 में 125 अरब डॉलर, कितना? विदेश में जो हमारे रिश्तेदार रह रहे हैं, दोस्त रह रहे हैं, घर के लोग रह रहे हैं, विदेश से भारत 125 अरब डॉलर, ठीक है, अरब डॉलर की राशि भेजी है, की मुद्रा भेजी है। तो इस मामले में हम क्या हो गए? नंबर 1 पर हो गए हैं। नंबर 1 पे थे ही कई सालों से। तो पहले, अब इसमें याद रखिएगा, पहले नंबर 1 पर कौन है? हो गया है भारत। तो भारत नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर कौन है? मैक्सिको। नंबर 3 पर कौन है? चाइना, चीन। ये याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नंबर 1 पर हम लोग हैं, 125 अरब डॉलर। एकदम कोर को लिखा रहे हैं, फर्जी की कोई न्यूज नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है, फर्जी की कोई न्यूज नहीं लिखा रहे हैं, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है? तो सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है अमेरिका से। अगर ये प्रश्न पूछ ले कि सर्वाधिक पैसा किस देश से भारत में आ रहा है, सर्वाधिक धन अमेरिका से भारत आ रहा है। ठीक, सर्वाधिक धन किस देश से आ रहा है? तो अमेरिका से भारत आ रहा है। किस देश से भारत आ रहा है? अमेरिका से। ठीक है, याद रखिएगा। चलो ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो, इसे क्या बोलते हैं? प्रेषण बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। रेमिटेंस, रेमिटेंस यानी प्रेषण। अब है क्या ये रेमिटेंस? देखो, जैसे तुम्हारा कोई घर का आदमी अमेरिका में रह रहा है और अमेरिका में वो वहां की स्थायी नागरिकता उसको नहीं मिली, तो पैसा इंडिया ही तो भेजेगा कि भैया प्लाट ले लेना, भैया इसकी ज्वेलरी खरीद लेना, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें। चलो अगली न्यूज है लीड्स रिपोर्ट। सब लोग ऐसे लिखेंगे, लीड्स रिपोर्ट। तो लीड्स का फुल फॉर्म होता है लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक यानी सामान, इज अक्रॉस डिफेंस स्टेटस
तो ये याद रखने की, इसका फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। यानी कि अगर हम सबसे ज्यादा सामान की उपलब्धता की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। लिखेगा उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष पहले स्थान पर, यानी सबसे ज्यादा लॉजिस्टिक फैसिलिटी कौन मुहैया करा रहा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मुहैया करा रहा है, ठीक, याद रखिएगा। हाँ, डिफेंस है, डिफेंस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं FATF के बारे में। FATF के बारे में तो आप लोगों ने खूब सुना होगा। FATF, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। देखो अभी होता क्या है, इसको समझ लो, ये समझने वाली चीज है। FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि जैसे कोई देश, ठीक है, कोई देश जो आतंकवाद या अशांति फैलाने की दशा में आशंकित है, यानी उस पर आशंका की जा रही कि वो आतंकवाद फैला सकता है, आशंकित है, उसे इस श्रेणी में रखा जाता है। सबसे पहली चीज। दूसरी क्या होता है कि उस देश को किसी भी प्रकार की सुविधा और फंड देने से मन रोक दिया जाता है। किसी भी प्रकार का फंड, डोनेशन उसको नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर यह शंका होती है कि इसके ऊपर जो हम पैसा लगाएंगे वो आतंकवाद ही फैलाएगा। तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इससे कई देश बाहर किए गए हैं, जैसे नाम लिखिएगा अल्बानिया, अल्बानिया इसमें था, पनामा था और जॉर्डन था। इन सब देशों को क्या कर दिया गया है? इन देशों को FATF की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। FATF की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। पहले पाकिस्तान इसमें रहता था, पर पाकिस्तान भी इससे बाहर हो गया है ना। तो FATF की लिस्ट से ये सारे देश अब बाहर हो गए, यानी कि अब इनको लोन मिल सकता है, इनको सुविधाएं दी जा सकती हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है? ये इकोनॉमिक करंट है, करंट इकोनॉमी है सब चीजें, ठीक है, करंट इकोनॉमी की चीजें हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। नोट हो गया भैया? इतना नोट हो गया? जल्दी जल्दी बताओ, नोट किया कि नहीं किया? एग्जाम बेटा मैं नहीं जानता कब तक होगा, करंट इकोनॉमी है, जल्दी से नोट करो, जल्दी से। आज की जो क्लास होगी इसको बार बार रिवीजन करना, इससे क्वेश्चन 2 जरूर पूछे जाएंगे, या हो सकता है ज्यादा पूछ ले। चलो अगली न्यूज है, दुनिया के
सबसे महंगे शहर, वेरी एक्सपेंसिव कंट्री व सिटी इन द वर्ल्ड कौन है? तो पहले नंबर पर दो लोगों को मिला है स्थान। पहले नंबर पर है, पहला नंबर दो देशों को मिला है, पहला नंबर दो देशों को मिला है। एक है ज्यूरिख, दो शहरों को, सॉरी ज्यूरिख को मिला है और सिंगापुर को। इन दोनों, ये जो है दुनिया में अभी सबसे खर्च के मामले में सबसे ज्यादा, सबसे नंबर 1 पर है, यानी ये सबसे महंगे शहर हैं, इसलिए इनको दोनों को बराबर रखा गया है। इन दोनों को बराबर रखा गया, पहले नंबर पर है ना। और एक शहर है दमिश्क जो सीरिया में पड़ता है, ये सबसे अंतिम स्थान किसको मिला है? यानी सबसे रहना सस्ता, अंतिम स्थान, यानी अंतिम स्थान का मतलब है सबसे सस्ता शहर। ये सीरिया का एक दमिश्क है, सीरिया का एक शहर है जहां सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं होती, दमिश्क, वहां रहना सबसे सस्ता है। इसको लिख सकते हो सबसे सस्ता शहर, वेरी पुअर, सस्ता शहर, यहां रहना सबसे सस्ता है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बताओ। भाई देखो ऐसा है कि आप लोग वो मैसेज नहीं करिए, ठीक है। चलो ये हो गया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के शहर भी पूछ लेगा कि भारत, तो भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई, जो 150वें नंबर पर है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई है। मुंबई सबसे महंगा है, इसको 150वां नंबर मिला है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में 150वां सबसे महंगा शहर कौन है? मुंबई है, भारत का। ठीक है, हो गया। चलो अब बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा। विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा किस देश में है? किसी को पता है विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा किस देश में है? सबसे ऊंचाई पर परमाणु सुविधा फैलाने वाला देश कौन सा है? जानते हो कौन है? बोलिविया है। बोलिविया, बोलिविया है। कौन सा शहर है? बोलिविया। ये सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ परमाणु है। नहीं, चाइना नहीं है, बोलिविया है। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इसीलिए मैं ध्यान से आप सबको बता रहा हूं कि कौन सा है, ये याद रखिएगा। कौन सा है? बोलिविया है, याद रखिएगा। कौन सा है? बोलिविया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आप लोग बताओ, परमाणु रूस का परमाणु ऊर्जा निगम का क्या नाम है? रूस के परमाणु ऊर्जा निगम का क्या नाम है? साइंस में पढ़ाया गया। रूस का परमाणु ऊर्जा निगम क्या नाम है उसका? कोई बता सकता है? रोसाटॉम, रोसाटॉम। कौन है? रोसाटॉम है, ठीक है, उस पर फोकस किया गया है। अगला है, कुछ कंपनियां हैं जिनको नवरत्न का दर्जा मिल गया है, ठीक है। रेलवे से जुड़ी दो कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिला है।
रेलवे की दो प्रमुख कंपनियों को नवरत्न, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी वो दो कंपनियां हैं, आइए देखते हैं। कौन कौन सी दो कंपनियां हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कंपनियां हैं? पहली कंपनी का नाम है इरकान, इरकान। दूसरी कंपनी का नाम है राइट्स, दूसरी कंपनी का क्या नाम है? राइट्स। पहली कंपनी का क्या नाम है? इरकान। दूसरी कंपनी का क्या नाम है? राइट्स। और अब भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई? 16। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न ये मान लो 100% पूछा जाएगा, वर्तमान में भारत में 16 नवरत्न कंपनियां हैं। कितनी है? 16। 16 नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कितनी कंपनियां? 16। 16 नवरत्न कंपनियां हैं। आप लोग कहो तो मैं आप लोगों को पूरी कंपनियों का नाम लिखा दूं। अरे भाई नहीं पूछा तो क्या करोगे, मेरी गर्दन काट लेना। भाई मैं तो यही कोशिश कर रहा हूं कि, ठीक है, नवरत्न को नवरत्न ही लिखते हैं बेटा, राइट्स को राइट से लिखेंगे, इरकान को इरकान ही लिखेंगे। लिखवा दूं? लिखेगा? चलो पहली कंपनी लिखो, भारत इलेक्ट्रॉनिक निगम। पहली कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक निगम या लिमिटेड। दूसरा है कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इंग्लिश में लिखते चलिएगा, कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको इसी को इंग्लिश में लिखेगा, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सब नवरत्न कंपनियां हैं 16। फिर कौन है? थर्ड कौन है? इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, इसी को आप इंग्लिश में लिखते चलिए, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फिर एमटीएनएल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ली का मतलब है लिमिटेड। फिर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। फिर राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड। अब इसको कैसे लिखोगे इंग्लिश में? नेशनल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड। अगला है नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड। फिर अगला है शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग
कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इतना लिखने की आवश्यकता थी नहीं, बस आपको ये पता रहता 16 है, बस काम हो जाता, लेकिन आप लोग बोल रहे हो तो ठीक है। फिर राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड, इसको क्या बोलेंगे? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड। फिर अगला है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो नेशनल स्टील कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल स्टील कारपोरेशन लिमिटेड। फिर रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड। अगला है ओएनजीसी, ओएनजीसी विदेश निगम लिमिटेड। ठीक है, ओएनजीसी विदेश निगम लिमिटेड। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड उसे बोलते हैं, एचएएल का फुल फॉर्म होता है। ठीक, फिर राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। फिर अगला है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ठीक है, और फिर ये दो पीछे के तो ही हैं, इरकान और राइट्स। तो ये 14 यहां पर लिखी आपने, यानी कि अगर इनका नंबरिंग की बात करी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये इनको बोला जाएगा 15 और इसको 16। तो टोटल आपकी 16 कंपनियां आपकी हो गई। भाई आपके हर एग्जाम में काम आएगा, कितना क्वेश्चन पूछता है। तुम लोग थकते बहुत जल्दी, अभी ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू करेंगे तो बोलोगे सर ज्योग्राफी कब खत्म होगा, सर मुझे बता दीजिए ना ज्योग्राफी कब खत्म होगा। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। अभी वैलेंटाइन डे की अभी से तैयारी शुरू हो गई होगी, लेकिन पढ़ाई की तैयारी तुम लोग तब शुरू करोगे जब सर पे एग्जाम होगा। तो भैया पढ़ाई लिखाई कर लो, जिंदगी में बहुत अच्छे मौके पर चल रहे हो, वरना जिंदगी में मौका नहीं मिलता किसी को, समझ लो। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक लिमिटेड, ग्लोबल इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी लिमिटेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पीछे करूं, ये हो गया फटाफट। ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। पढ़ाई लिखाई ध्यान दिया करो तुम लोग, पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं तुम लोगों का। तेरह नंबर पर क्या है? राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन डेवलपमेंट, राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड। फिर 14 है रेल विकास लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड। हो गया? चलो, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक लिमिटेड। अभी होता क्या है पहले इसके बारे में जान लो। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में जान लो।
पहले तो इसमें नाम लिख लो, पहले नंबर पर कौन है इसमें, तो पहले नंबर पर हो गया चाइना, अब समझ लो चाइना यहां से दुनिया को रुलाएगा। दूसरे नंबर पर कौन हो गया, यूएसए। तीसरे नंबर पर कौन हो गया, जापान। ठीक, अब ये क्या होता है, हमें ये समझना होगा कि होता क्या है। अब देखो यार, ये होता यह है कि जो विश्व बौद्धिक संपदा का मतलब है, जैसे तुमने कोई खोज करी तो तुम उसका क्या करवाते हो, पेटेंट करवाते हो। तुम कोई खोज करते हो तो उसका क्या करवाते हो, तुम उसका पेटेंट करवाते हो। ठीक, पेटेंट क्या होता है सर जी, तो पेटेंट ये चीज होती है, एक चीज होती है, जैसे तुमने कोई, मान लो तुमने कोई आविष्कार करा, मान लो तुमने कोई धातु का आविष्कार करा, या मान लो तुमने कोई इंजीनियरिंग में कोई आविष्कार करा, तो उसको कोई चोरी कर सकता है। तुमने मान लो कोई आविष्कार कर दिया, तो आविष्कार करने के बाद क्या हो सकता है, एक संस्था वीपो, एक संस्था है वीपो, नाम लिख लीजिएगा वीपो। ठीक, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये वीपो क्या करता है मेरे भाई, ये उस चीज को वो करता है, मैनेज करता है। ठीक है, क्या करता है कि यहां पर जैसे तुमने कोई आविष्कार कर दिया, तो तुमने अपने नाम से, मान लो किसका नाम ले लेता हूं, मान लो नीतू राज का नाम ले लेता हूं। नीतू राज ने कोई आविष्कार कर दिया, इनको जितनी जल्दी आविष्कारी करेंगे, ठीक है, इन्होंने कोई आविष्कार कर दिया, आविष्कार करने के बाद फिर क्या होगा, मान लो कोई प्रोडक्ट है उसका आविष्कार कर दिया, जैसे मान लो इन्होंने मोबाइल बनाया, मान लो मोबाइल बनाया, तो दुनिया में मोबाइल से जितना, जब तक मोबाइल बिकता रहेगा तब तक इनको रॉयल्टी जाएगी, इनके परिवार को, पीढ़ियों को, बच्चे से बच्चे, बच्चे से बच्चे, बच्चे से बच्चे, सबको रॉयल्टी उसकी जाती रहेगी, यानी कि उसका कुछ परसेंटेज इनको मिलता रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो बौद्धिक संपदा का यही मतलब होता है, जो व्यक्ति जो खोज करे उसके नाम से वो चीज जानी जाए, ताकि कोई व्यक्ति उसको चोरी ना कर सके। ठीक, तो इसमें चाइना नंबर, हमेशा अमेरिका रहता था, अब इस बार चाइना हो गया, तो इंपॉर्टेंट हो गया है ये काफी। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग, ये क्या होती है सर, ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग। यूनिकॉर्न कौन कंपनी होती है, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी होती है, कोई बता सकता है यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी होती है। ठीक, तो $1 अरब जिसका रेवेन्यू हो, ठीक, अब इसमें इस मामले में भारत को तीसरी रैंक हो गई है। लिखेगा भारत को, भारत विश्व में यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में थर्ड स्थान पर है। कौन से नंबर पर आ गया, तीसरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में सब कुछ जरूर पूछा जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। और भारत की जो है 72 कंपनियां यूनिकॉर्न है आज की डेट में। यानी कितनी कंपनियां, भारत की 72 कंपनियां, भारत की 72 कंपनियां यूनिकॉर्न है। और पहली यूनिकॉर्न कौन थी भारत की, बायजू थी, अब तो नहीं है। प्रथम यूनिकॉर्न कौन थी भारत की, कौन थी, बायजू, बायजू थी। बायजू वही जो कोचिंग क्लासेस देती है ना। और अब ये 36वें नंबर पर चली गई, तो याद रखिएगा। चलो
हाँ, फिश पालना बहुत अच्छा है, फिशिंग का बिजनेस करोगे तो बहुत अच्छा है, फिशिंग का बिजनेस बहुत अच्छा है। मैं तो बिजनेस फैमिली से आता ही आता हूं। अब विद्युत मंत्रालय के आंकड़े देखते हैं, उसमें क्या पोजीशन है कि कहां कहां से कितना कितना आता है। विद्युत मंत्रालय के आंकड़े, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के आंकड़े, डेटा ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। अब देखो ये सब कुछ आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक। विद्युत मंत्रालय के आंकड़े। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि हमारा विद्युत उत्पादन क्षमता जानते हो कितनी हो गई है। लिखेगा भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी जानते हो कितनी होगी, 417 गीगावाट। 417 गीगावाट हो गई। कितनी हो गई, 417 गीगावाट हो गई है, ठीक। कितनी हो गई, 417 गीगावाट हो गई है अभी भी इसमें। लेकिन जो है सबसे ज्यादा किससे हमें मिलता है, फॉसिल फ्यूल से। हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, जीवाश्म ईंधन से। नंबर 1 पर किससे मिलती है, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जैसे कोयला, ठीक है, जैसे कोल, नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पर कौन है, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। ये क्या होती है मेरे भाई, नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। तो नवीकरणीय ऊर्जा को बोलते हैं जैसे कह सकते हो कि सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, ठीक। तो यह तीसरे नंबर पर कौन है, जल विद्युत भी उसमें आ जाता है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब हम विद्युत उत्पादन में दुनिया में तीसरे स्थान पर आ चुके हैं। तो विद्युत उत्पादन में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर आ चुके हैं। विद्युत उत्पादन में पहले स्थान पर दुनिया पे कौन है, अमेरिका। नंबर 2 पर कौन है, चाइना। नंबर 3 पर कौन है, प्यारा भारत, इंडिया। ये सारे डेटा आप कोई भी आगे एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम दोगे तो हर एक जगह आपको काम आएंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लकली थोड़ा लेट स्टार्ट हो पाई क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था। ठीक है, नोट हो गया, ठीक है। आज 11:10 पर क्लास स्टार्ट हुई थी। अब बात करते हैं फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट, भारत के परोपकारी दानदाताओं की सूची। फिलैंथ्रोपी पर्सन लिस्ट, यानी ऐसे लोग जो अपनी आय का बहुत ज्यादा संपत्ति दान दे देते हैं, ऐसे लोग जो अपनी आय का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी दान दे देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं मेरे भाई, उनको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। अब इसमें नंबर 1 पर कौन है, शिव नादार है। नंबर 1 पर इस बार कौन है, शिव नादार है, शिव नादार, ठीक है। ये किसके फाउंडर है, HCL, हिंदुस्तान कारपोरेशन लिमिटेड, HCL टेक के ये फाउंडर हैं, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले नंबर पर सबसे ज्यादा 2000 करोड़ रुपए दान किए हैं। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं अजीम प्रेम जी। अब अजीम प्रेम जी वैसे नंबर 1 पर रहते थे, इस बार नंबर 2 पर चले गए। तो अजीम प्रेम जी पहले नंबर पर कौन रहता, शिव नादार आ गए हैं इस बार, ठीक है। अजीम प्रेम जी किसके संस्थापक है, विप्रो के। जो विप्रो के हम लोग यूज करते हैं ना, ये ट्यूबलाइट वगैरह, सोचो, तो इसके ये फाउंडर हैं विप्रो,
ठीक है, याद रखिएगा। और अगर मुकेश अंबानी भी है तीसरे नंबर पर, बहुत कम पैसा इन्होंने दिया है, लेकिन आपको ये दो याद रहने चाहिए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब भारत का विदेशी ऋण कितना है, यो भैया देखते हैं, भारत पर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है। भारत का विदेशी ऋण फॉरेन डेप्ट टू इंडिया, भारत पर कितना कर्जा चढ़ा है। अब आओ इसकी बात करते हैं। भारत पर कुल विदेशी ऋण है, कुल टोटल विदेशी ऋण 629.1 अरब डॉलर। 629.1 अरब डॉलर है, याद रखिएगा। इतना पैसा हम दुनिया का कर्ज लिए बैठे हैं, बहुत ज्यादा कर्ज है हमारे ऊपर। ठीक है, यानी कि हमारे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है याद रखिएगा। मुकेश अंबानी तीसरे नंबर पर है दानदाताओं की सूची में। अगली न्यूज है एयर इंडिया। एयर इंडिया, जो एयर इंडिया को जानते ही हो, जो हवाई जहाज चलाती उड़ाती है। एयर इंडिया में कौन सी कंपनी का विलय हो गया में, विस्तारा कंपनी का विलय हो गया है। एमलगमेशन इन एयर इंडिया टू विस्तारा कंपनी, विस्तारा कंपनी का एयर इंडिया कंपनी में क्या हो गया, विलय हो गया, यानी कि अब वही सारे वो चीजें चलाएगी। नोट हो गया मेरे भाई। चलो, हो गया। चलो अब बात करते हैं भारत में फूड प्रोडक्शन, रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन, उच्च खाद्यान्न उत्पादन, रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन। क्या हुआ क्लास? अच्छा, आज ही आएगा शायद पक्का टिकट हो क्या हो दे, तो हम क्लास में निकल कर बात करें, फिर उनसे एक बात पूछ लेते हैं, बता देना। हाँ हाँ ठीक है। चलो, वीडियो बैक नहीं कर सकते बेटा, वीडियो बैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना फूड प्रोडक्शन हुआ है, तो 329 मिलियन टन, याद रखिएगा 329 मिलियन टन हमारे देश में क्या हुआ है, खाद्यान्न उत्पादन, फूड प्रोडक्शन। इंग्लिश में मैं बोल देता हूं तो लिख लिया करो आप लोग, खाद्यान्न उत्पादन यानी फूड प्रोडक्शन हुआ है। ये डेटा आपको याद रखना है मेरे भाई, ये डेटा आपको याद रखना है।
ठीक है, याद रखिएगा बेटा, मेरी गलती नहीं है, आज उन लोगों ने क्लास ही नहीं लगाई थी, दिक्कत इस बात की है, वो इतने महान हैं कि आज क्लास ही नहीं लगाई थी। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है। और गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है? 110 मिलियन टन। गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है? मैं आया क्लास लेने तो देखा क्लास ही नहीं लगी है, तो बात करी 110 मिलियन टन। ठीक है, व्हीट प्रोडक्शन कितना हुआ? 110 मिलियन टन हुआ है। और दालें पल्सेस कितनी हुई? 26 मिलियन टन। दालों का उत्पादन कितना हुआ है? दालों का उत्पादन पल्सेस प्रोडक्शन, यहां एक क्लास लेने तो देखा कि क्लास लगी ही नहीं है, तो क्लास लगाने में वो लोग 10 मिनट लगा दिए। अब हमें उसी हिसाब से दूसरी क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी, हमें खुद हालत खराब है। अभी मुझे तुरंत इसके बाद फिर एक क्लास पढ़ानी है, तो मुझे तो 5 मिनट का गैप भी नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं, ठीक है, रबी की फसलों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाया गया है। ठीक है, रबी क्रॉप का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, रबी की फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रबी की फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो गेहूं का मूल्य 2000, अब ये कितना कब के लिए है? 2024-25 के लिए है, क्योंकि अब ठीक है रबी का फसल है, रबी की फसल है, मिनिमम एमएसपी फॉर रबी क्रॉप 2024-25 जो अभी गेहूं का उत्पादन होगा उसकी बात है। तो नंबर 1 पर लिखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नंबर 1 पर लिखिएगा व्हीट या गेहूं, गेहूं के लिए कितना 2024-25 में मूल्य रखा गया है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? ठीक है, अभी अभी क्लास नहीं खत्म हुई भैया। ठीक है, 2275 रुपए, 2275 रुपए रखा गया, किसका? गेहूं का, यानी 2275 रुपए प्रति क्विंटल बिकेगा, प्रति क्विंटल इस बार गेहूं बिकेगा। फिर हम बात करें जौ कितने रुपए में बिकेगी, तो 1850 रुपए में। अगर हम बात करें जौ की, जौ कितने में बिकेगी? 1850 रुपए प्रति क्विंटल बिकेगी। चना कितने में बिकेगा? 5440 रुपए में बिकेगा। चना 5440 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक, और मसूर कितने में बिकेगी? मसूर की दाल, कहते ना ये मसूर की दाल, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मसूर की दाल बिकेगी 6425 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्राइजेस हैं, नहीं ध्यान से देख लो। चलो ठीक है, नोट कर लिया मेरे भाई? नोट कर लिया? अभी क्लास में बने रहो, अभी क्लास में बने रहो, अभी 5 मिनट और क्लास होगी, क्योंकि आज क्लास 10 मिनट लेट हुई थी, उस हिसाब से आगे तक पढ़ाते रहेंगे। नोट हो गया? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। बेटा तो क्या किया जाए, उसके लिए हम युद्ध थोड़ी ना लड़ने जाएंगे। श्रम बल में क्या हुआ? हमें नहीं पता।
महिलाओं की भागीदारी श्रम बल में, महिलाओं की भागीदारी, ठीक है। तो वीमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स, उससे मतलब नहीं, 10 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी। वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स, ठीक है। तो देखिए महिलाएं बेचारी काम नहीं कर पाती, आप सभी को पता है। तो महिलाओं की भागीदारी पहले कितनी थी, लिखेगा 23% से बढ़कर, महिलाओं की भागीदारी आप काम में कितनी है, 23% से बढ़कर कितनी हो गई है, 37% हो गई है। तो अगर पूछ लेगा प्रश्न कि महिलाएं अब कितने परसेंट काम पर जाती हैं, 100 में से 37% महिलाएं काम पर जाती हैं। कहां पर जाती हैं, बाहर, घर से बाहर, बाहर यानी घर से बाहर काम करने, जाते हैं। याद रखिएगा, घर से बाहर काम करने जाती हैं, है ना। जीविका दीदी नहीं, ये अलग है। तुम लोग तो सरकास्टिक वे में पहले बात करना शुरू करते हो, कलाकारी बहुत है तुम लोगों में। चलो अब बताओ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक, वैश्विक भूख सूचकांक में, ठीक है। तो भारत का जो स्थान है 111 नंबर पर है। कितने नंबर पर है, भारत की रैंक कितनी है, 111। कौन सा स्थान है, 111वां स्थान है भारत का, याद रखिएगा, ठीक है। भारत का स्थान 111वां है। और अगर इसके पड़ोसी देश भारत, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 102 नंबर पर है, यानी पाकिस्तान में हमसे कम लोग भूखे मर रहे, ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। और हम बात करें बांग्लादेश की रैंक तो वो और बहुत अच्छी है। बांग्लादेश कितने नंबर पर है, 81 नंबर पर। बांग्लादेश कितने नंबर पर है, 81 नंबर पर है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारा रिपोर्ट में पाया गया। क्लियर है। अब कल क्वेश्चन करवाएंगे बेटा, या ये सारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो अब यहीं पर क्लास रोकते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि अगर क्लास पसंद आई हो तो रेटिंग जरूर अच्छी दीजिएगा, ठीक है। आप सबको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज रेटिंग जरूर अच्छी कीजिएगा। थैंक यू। कल मिलते हैं, ठीक 11 बजे मिलेंगे। आज टेक्निकल इशू हो गया था, ठीक है। ओके बाय। पीडीएफ में अभी अपलोड कर दूंगा तो पढ़ लीजिएगा सभी लोग।